नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दोस्तों। मैं आपके लिए बेहद खास क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके लिए स्पेशल होने वाले हैं, जो आप यूपीएससी, यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस समीक्षा अधिकारी और इसके साथ साथ यूपी टेट, सी टेट जैसे तमाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रेलवे में पूछे जा सकते हैं, आपके एसएससी में पूछे सकते हैं, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में भी पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके लिए एकदम कॉमन क्वेश्चन होंगे, जो आपके लिए बेहद खास होंगे, जिसमें आप ये नहीं कह सकते केवल और केवल ये किसके लिए है। ये आपके एसएससी से लेकर के आप इसमें जहां जहां भी आपकी एसएसटी आती है वो सभी क्वेश्चन आपके जहां जहां से भी आपके लिए आ सकते हैं, वो सब मैं क्वेश्चन आपके लिए यहां पर लेकर के आया हूं। तो दोस्तों देरी ना करते हुए हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी खिदमत में होगा। मैं पेन उठा लेता हूं यहां पर। ये लीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? तो बताएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है। यहाँ पर गुवाहाटी और अहमदाबाद की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, सिलचर और पोरबंदर की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं, गुवाहाटी और जूनागढ़ की आप बात कर रहे हैं, गुवाहाटी और दिल्ली की बात कर रहे हैं। लीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व पश्चिम गलियारा किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा खास है। आप इसे अगर देखेंगे तो इसे आपको देखना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, कई बार अभी ये आपके लिए पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व पश्चिम गलियारा किन स्थानों को जोड़ता है। यहाँ पर आप पाएंगे गुवाहाटी और अहमदाबाद है, सिलचर और पोरबंदर है, गुवाहाटी और जूनागढ़ है, गुवाहाटी और दिल्ली है। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं, तो लीजिएगा इसे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की कुल लंबाई 3300 किलोमीटर है। यह राजमार्ग पर राजकोट, शिवपुरी और लखनऊ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गुवाहाटी की बात आप करते हैं इत्यादि स्थानों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें राष्ट्रीय राजमार्ग को पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की कुल लंबाई 3300 किलोमीटर है। यह राजमार्ग राजकोट, शिवपुरी, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गुवाहाटी इत्यादि स्थानों से जो होकर के जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके सामने मिल चुका है, आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के नामचीक, देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आपके सामने अरुणाचल प्रदेश ये आपका पूर्वी राज्य है। ठीक है, इसे 7 सिस्टर का भाग माना जाता है और भारत के अंदर जो सबसे पहले सूर्य निकलता है या पहली किरण पड़ती है वो अरुणाचल प्रदेश पर पड़ती है। ठीक है, यह आपके भारत का पूर्वी सबसे पहला राज्य है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नामचीक और नाफूक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे। कोयला है आपका, तेल व प्राकृतिक तेल है, बॉक्साइड है या जिंक होगा। अरुणाचल प्रदेश के नामचीक और नाफूक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? आपका कोयला के लिए, तेल व प्राकृतिक तेल के लिए, बॉक्साइड के लिए या जिंक के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर होगा, मैं पढ़ता हूँ आगे की तरफ पढ़ता हूँ इसका आंसर। अरुणाचल प्रदेश के नामचीक और नाफूक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला, तेल, प्राकृतिक तेल के लिए, बॉक्साइड के लिए और यहाँ पर जिंक के लिए है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नामचीक और नाफूक कोयला क्षेत्र। यहां पर देखेंगे आप इसका, नामचीक और नाफूक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के लिए चांगलांग जिले में स्थित है। अब यहां पर देख सकते हैं नामचीक और नाफूक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित होता है। दोस्तों भारतीय वायुसेना, देखिए भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर स्थित है? बताएंगे यहाँ पर भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर स्थित है? यहाँ पर लेंगे चेन्नई में है आपका, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है या तिरुवनंतपुरम में है। तो यहाँ पर देखेंगे भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर स्थित है? चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है या तिरुवनंतपुरम में है। तो ये आपके सामने होगा, आपको इसका बताना है आंसर। और इसका आंसर क्या होता है लेते हैं, भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की आप बात करेंगे तो यह है जो है आपका तिरुवनंतपुरम। इसका राइट आंसर आपका डी होगा, यहां आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर आपके सामने होता है। अगर देखा जाए भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, यहां लीजिए भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1984 को की गई थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1984 को की गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
सरदार सरोवर परियोजना, लीजिएगा, सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? बताएंगे यहां पर सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? यहां पर है गुजरात है आपका और राजस्थान है, ठीक है, गुजरात और राजस्थान है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान हो जाता है आपका। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान हो जाता है। पंजाब और हरियाणा हो जाता है। तो देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? गुजरात और राजस्थान है, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है, पंजाब और हरियाणा है। तो दोस्तों यहां पर बताइएगा, इसका राइट आंसर आपके सामने होगा। सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो यहां पर आपके सामने है, अगर देखा जाए तो यह है कौन सा आपका यहां पर होता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर जो आपका होगा ये आप देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सा आ रहा है, देखिएगा यहां पर सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, गुजरात में आपका नर्मदा पर स्थित है। अब इसमें कौन कौन से होने वाले? इस बांध से नंबर 1 आपका गुजरात आता है, ठीक है, नर्मदा नदी गुजरात की तरफ से निकलती है, ठीक है, तो वहां पर आप देख रहे हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में है और राजस्थान को भी पानी व विद्युत की प्राप्ति होती है। इसे वर्ष 2006 में कमीशन किया गया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपके पीछे ऑप्शन रहा है, इसमें कौन कौन सा है? इसमें आप देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इसका राइट आंसर आपका सी था दोस्तों, ये लीजिएगा आपके सामने हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। नौखेलोम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आप लेंगे नौखेलोम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यहां पर नंबर 1 आपका अरुणाचल प्रदेश होता है, नंबर 2 मेघालय होता है, नंबर 3 सिक्किम होता है, नंबर 4 मणिपुर होता है। तो यहां पर देखेंगे नौखेलियम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में है, सिक्किम में है या मणिपुर में है? तो यहां पर आप इसका राइट आंसर क्या निकालेंगे? क्या इसका राइट आंसर आप देंगे? आपको देखना है नौखेलियम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में, सिक्किम है या मणिपुर में है? तो ये आपके सामने होगा। चलिएगा दोस्तों मैं बढ़ता हूं आगे तरफ और लेता हूं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर की हम बात करते हैं, नौखेलियम वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, अभ्यारण्य है, मेघालय के री भाई जिले में स्थित है। यह 19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य बंगाल टाइगर, चीता, काला भालू और हर्नबिल पक्षी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये 3 चीजें या प्रजातियां आपको देखने को मिलती हैं, जैसे यहाँ पर बंगाल का टाइगर दिखाई देता है, चीता दिखाई देता है और काला भालू या हर्नबिल पक्षी भी यहाँ पर आपको दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, चेमरा बांध किस राज्य? देखा, चेमरा बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित होगा? चेमरा बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित होगा? यहाँ पर पांडुचेरी आपके सामने होगा, उत्तर प्रदेश है आपके सामने, हिमाचल प्रदेश है और झारखंड है। तो बताएंगे चेमरा बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यहाँ पांडुचेरी है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर झारखंड आपका हो जाता है। तो यहाँ पर बताएंगे चेमरा बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पांडुचेरी में है, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और झारखंड में। तो इसका राइट आंसर आपका, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आपका क्या होगा, चेमरा बांध किस राज्य में? तो दोस्तों ये आपका होता है चेमरा बांध हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये लीजिएगा, चेमरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह रावी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। चेमरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, यह रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के 3 चरणों द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे चेमरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, यह रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के 3 चरणों द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आगे लेंगे, निम्नलिखित में से किस घाटी का औसत चौड़ाई ज्यादा है? लेंगे निम्नलिखित में से किस घाटी की औसत चौड़ाई ज्यादा है? तो आपको यहां पर बताएं निम्नलिखित में से किस घाटी की औसत चौड़ाई सबसे ज्यादा है। यहां पर लेंगे पश्चिम घाट आपके पास में होगा, पूर्वी घाट आपके पास में होगा, दोनों की चौड़ाइयां लगभग समान है और उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो यहां पर देखेंगे निम्नलिखित में से किस घाट की औसत चौड़ाई ज्यादा है? पश्चिम घाट की, पूर्वी घाट की, दोनों की चौड़ाई लगभग समान है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर, आप बताते रहिएगा, मैं चलता रहूंगा आगे की तरफ, आप मुझसे मिलान करते रहिएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस घाट की औसत चौड़ाई ज्यादा है? पश्चिम घाट की, पूर्वी घाट की, दोनों की चौड़ाई लगभग समान है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा
पश्चिम घाट की औसत चौड़ाई 50 से लेकर के 80 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी घाट की चौड़ाई औसत लगभग 100 से 200 किलोमीटर तक दोस्तों यहां पर मानी जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे पूर्वी घाट इसका आएगा, इसका राइट आंसर क्या निम्नलिखित में किस घाट की औसत चौड़ाई ज्यादा है, तो यह आपका पूर्वी घाट इसका राइट आंसर आपका होता है, 100 से 200 किलोमीटर तक की आपकी मानी जाती है। दामोदर नदी का उद्गम देखिएगा, दामोदर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है, बताएंगे यहाँ दामोदर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। यहाँ पर वृद्ध हिमालय से होता है, आपका कुमाऊं हिमालय से होता है, सह्याद्री पहाड़ियों से होता है, या छोटा नागपुर से होता है। तो दामोदर नदी का उदय जो है निम्नलिखित में किस स्थान से होता है, वृद्ध हिमालय से, कुमाऊं हिमालय से, यहाँ पर है सह्याद्री पहाड़ियों से, छोटा नागपुर से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये छोटे नागपुर से होने वाली स्थिति है, क्योंकि कुमाऊं हिमालय हो चाहे आपका ये आपका कौन सा था वृत्त हिमालय हो, कुमाऊं हिमालय, या ये जो आपका ये दोनों जो जगह है ये हिमालय के क्षेत्र हैं, जबकि ये आपके दक्षिण भारत में नहीं पड़ते। सह्याद्री की पहाड़ियां और छोटा नागपुर की पहाड़ियां ये आपकी दक्षिण भारत की तरफ पड़ती हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर पठार के चंदवा से निकलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर दोस्तों मानी जाती है। दामोदर घाटी जो है नदी जो है इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपका होगा, ये देखते हैं। भीतकनिका देखेगा, भीतकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में है, आपका आंध्र प्रदेश में है, ओडिशा में है और तमिलनाडु में। लेंगे भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है, आपका पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और तमिलनाडु में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल खास है, एकदम नया क्वेश्चन आपको दिया है, अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और ये आपको करना भी है। ठीक है, तो भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है, आपका पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में है और तमिलनाडु में। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर विशेष सूचना मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, मेरी क्लास सुबह यहाँ पर आप अगर लाइव क्लास में आना चाहते हैं तो करंट की क्लास होती है सुबह 7 बजे और 7:20 तक की आपकी शुरू हो जाती है प्रतिदिन करंट की क्लास। ठीक है, दूसरी क्लास आपकी है ये सुबह 7 बजे वाली मैं बता रहा हूँ। दूसरी क्लास आपकी यहाँ पर होती है 12 बजे। ठीक है, ये 12 बजे आपकी यहाँ पर इतिहास की क्लास TET-PD के लिए चल रही है यहाँ पर आजकल, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरी क्लास दोस्तों आपकी यहाँ पर है, कौन सी है यहाँ पर तीसरी क्लास होती है आपकी यहाँ पर हिंदी क्लास। ठीक है, हिंदी क्लास यहाँ पर मेरी होती है, वो आपकी आती है दोपहर में 3 बजे और आप इन क्लासों में आप जुड़ सकते हैं। जो साथी चाहते हैं मुझसे जुड़ना वो मेरे नंबर पर 99 17 42 12 93 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं तीनों लाइव क्लास में आप आ सकते हैं। ठीक है, ये मेरी लाइव क्लासों का समय है जो इस नित्य चैनल पर आपकी लाइव क्लासें आती रहती हैं। दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं नित्य क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे सुबह 7 बजे से क्लास शुरू हो जाती है और रात के 11 बजे तक अलग अलग विषयों में अलग अलग टीचरों द्वारा यहाँ पर आपको क्लास मिलती है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं करंट क्लास, इतिहास और हिंदी क्लास यहाँ पर मेरी होती है, CDP की यहाँ पर कामनी मैडम की होती है, ज्योग्राफी यहाँ पर अतुल सर की होती है और यहाँ पर मैथ की ललित धब्बानिया सर लेते हैं, EVS विनोद कार्तिक सर लेते हैं और दूसरे मैथ में यहाँ पर आप गोल्डी सर को भी देखेंगे और उसके बाद में यहाँ विजय सर हैं जो आपकी साइंस यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो इतने सारी फैकल्टी आपके लिए यहाँ पर है, प्रबंध है अच्छा खासा, तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है और आप उसमें अपना फायदा या एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़िए, भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है, यहाँ पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं, चलिए पहले मैं पढ़ता हूँ इसके बारे में आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे लीजिएगा, मैंग्रोव नामक सहिष्णु, जटिल और गतिशील परिस्थितियों की तंत्र है जो कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय और अंतर्ज्वारीय क्षेत्र है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के उत्तर पूर्वी कोने में ब्राह्मणी बैतरणी नदी के मुहाने में स्थित है। भीतरकनिका एक उपयुक्त हरे भरे जीवंत प्रांत में स्थित है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर होता है, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, पूछ रहा था भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और आपका तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा होता है। और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का में स्थित नहीं है, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है। यहाँ लीजिएगा, महात्मा गांधी है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, कम बेल वे है,
यहाँ पर गुदाई राष्ट्रीय उद्यान है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है। महात्मा गांधी है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, कैंपबेल बे है और गुदाई राष्ट्रीय उद्यान है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों आप बताइएगा इसका राइट आंसर आपकी तरफ से हमें क्या मिलेगा, आप इसका राइट आंसर क्या देंगे और क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा मैं पढ़ता हूं तब तक आगे की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, कैंपबेल बे या गुदाई राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका होता है गुदाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 2.70 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में। निम्नलिखित में से कौन से पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। वाटर हाइसिंथ को कहा जाता है, हिम्परथिस सिलिंड्रा को कहा जाता है, मैग्नोलिया गुस्तावी को कहा जाता है। और इसके बाद में आप कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, एक मिनट भाई मैं अपना ये माइक सही कर लूँ पहले। चलिए तो यहां पर देखेंगे निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। वाटर हाइसिंथ है, हिम्परथिस सिलिंड्रिका है, मैग्नोलिया गुस्तावी है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो ये आपको यहां पर बताना है, इसका उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो ये लीजिएगा, वो यहाँ वाटर हाइसिंथ एक जलीय पौधा है। ठीक है, ये कैसा एक जलीय पौधा है, यह मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के अमेजन क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इस ही को यहाँ पर इस पौधे को आतंक कहा जाता है। यहाँ पर निम्नलिखित में से दक्कन पठार मुख्य फसल क्या है। देखिएगा निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है, बताएंगे। गेहूं है, मूंगफली है, दाल है और कपास है। चलिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है, गेहूं है, मूंगफली है, दालें हैं या कपास हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है, गेहूं है, मूंगफली है, दालें हैं और कपास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसलें, तो यहाँ पर अगर दक्कन पठार की मुख्य फसलें की आप बात करें, गेहूं तो आपका होता है हरियाणा में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, पंजाब में होता है। ठीक है, मूंगफली और दालें और मूंगफली, यहाँ पर आप कपास की बात भी कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए मूंगफली की, तो मूंगफली आपकी महाराष्ट्र और गुजरात में होती है, दालें आपकी मध्य प्रदेश में होती है, कपास आपकी महाराष्ट्र और इसमें होती है। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर काली मिट्टी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और दक्कन पठार आपका काली मिट्टी के लिए प्रयुक्त होता है। और काली मिट्टी में जहां पर काली मिट्टी हो और ज्यादा से ज्यादा बरसात होती हो वहां पर आपकी कपास की खेती की जाती है। यानी कि दक्कन पठार जो है यह भी आपको कपास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। देखिएगा दक्कन पठार की भौगोलिक विशेषता कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। दक्कन पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। भारत में कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में मुख्यतः किया जाता है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ये जो आपका दक्कन पठार है ये कहाँ से कहाँ तक है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है और आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए मैं आपको बताया गुजरात महाराष्ट्र में आपकी कपास की खेती अच्छी खासी की जाती है और आपका जो दक्कन पठार है ये लगभग आपका उसी तरफ होता है। आगे लेंगे, बहरीन में कुल कितने द्वीप हैं, बताएंगे। यहाँ पर बहरीन में कुल कितने द्वीप हैं, कितने द्वीपों से बना हुआ है बहरीन। 25 है, 33 है, 36 है और 40 है। ठीक है, बहरीन के जो राजा हैं उनका भी निधन भी हो गया है, आपको पता चला होगा, करंट का क्वेश्चन है। बहरीन में कुल कितने द्वीप हैं, यहाँ पर आप बताएंगे 25 द्वीप हैं, 33 द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं या 40 द्वीप हैं। ये आपके सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं। बहरीन में कुल कितने द्वीप हैं, 24 हैं, 33 हैं, 36 है या 40 हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो बढ़ते हैं आगे तरफ और ये लीजिएगा नोट, बहरीन का कुल क्षेत्रफल आप देखेंगे यहाँ पर बहरीन का कुल क्षेत्रफल जो है आपका 765.3 वर्ग किलोमीटर है। यह मालदीव और सिंगापुर के बाद एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। अब देखिएगा यहाँ बहरीन बहुत छोटा सा देश है, हालांकि स्थिति की बात करें डेवलप की तो ये काफ़ी डेवलप है और यहाँ से हमारे देश से बहुत सारे साथी या बहुत सारे लोग यहाँ पर जॉब करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें अच्छा खासा सैलरी भी मिलती है। तो यहाँ देखें बहरीन का कुल क्षेत्रफल 7,765 किलोमीटर है। ये मालदीव और सिंगापुर के बाद एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश हो जाता है। आगे लेंगे क्षेत्रफल आधार पर, एक बार देख लेते हैं इसे। जी हाँ, लीजिएगा क्षेत्रफल के आधार पर ब्राजील। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर ब्राजील
के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताएंगे यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? यहाँ कोलंबिया है। लीजिएगा यहाँ पर आप कोलंबिया की बात करेंगे, अर्जेंटीना की बात करेंगे, पेरू की बात करेंगे और चिली की बात करेंगे। तो क्षेत्रफल के आधार पर ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कोलंबिया है, अर्जेंटीना है, पेरू है और चिली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर आपकी तरफ से क्या होता है, क्या आप इसका बताएंगे, क्या इसका आपका आंसर होगा? तो दोस्तों मित्रों साथियों बताने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा इसका राइट आंसर। क्षेत्रफल के आधार पर ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कोलंबिया है, अर्जेंटीना है, पेरू है, चिली है। और ये लीजिएगा यहाँ क्षेत्रफल के आधार पर अर्जेंटीना विश्व का सबसे बड़ा 8वां देश है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर अर्जेंटीना विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है और दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अर्जेंटीना एक कुल क्षेत्रफल यहाँ पर देख सकते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 4 लाख, 10 लाख, यहाँ पर 27,80,400 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है दोस्तों। तो ये देखेगा विश्व का 8वें नंबर का देश आपका हो जाता है। ये आपके सामने है। क्षेत्रफल के आधार पर अर्जेंटीना ब्राजील का सबसे बड़ा देश है। आगे लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश, देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल राज्यों की आखिरी कड़ी है? बताएंगे यहाँ पर पापल राज्यों की आखिरी कड़ी है। यहाँ पर सन मेरिनो है, मोनाको है, माल्टा है या वेटिकन सिटी है। ये बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश पापल राज्यों की आखिरी कड़ी है? सन मेरिनो है, मोनाको है, माल्टा है, वेटिकन सिटी है। तो दोस्तों यहाँ पर बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश पापल राज्यों की आखिरी कड़ी होगा? सन मेरिनो, मोनाको, माल्टा या वेटिकन सिटी। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए इसके लिए कौन सा आपके लिए बेहद खास होने वाला है, कौन सा आपका अच्छा लगेगा, ये आप बताएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल राज्यों की आखिरी कड़ी में रखा जाता है? सन मेरिनो, मोनाको, माल्टा या वेटिकन सिटी। तो दोस्तों बताइएगा इसमें इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा देश पापल राज्यों की आखिरी कड़ी है? सन मेरिनो, मोनाको, माल्टा और वेटिकन सिटी। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें, पापल राज्य वे देश हैं जिन पर 8 शताब्दी से 1870 ईस्वी तक पोप का नियंत्रण होता था। यह राज्य इतालवी प्रायद्वीप के निकट के क्षेत्र हैं। तो दोस्तों यहाँ देखें पापल राज्य वे देश हैं जिन्हें 8 शताब्दी से 1870 ईस्वी तक पोप का नियंत्रण होता था। यह राज्य इलावी प्रायद्वीप के निकट के क्षेत्र हैं और यह लगभग इन पर जो रहा है वर्चस्व लगभग 1000 वर्ष रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़िएगा। यहाँ पर नदी का वह खुला क्षेत्र देखेगा, नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है। बताएंगे यहाँ पर नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? देखेंगे यहाँ पर नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखेंगे खाड़ी है, नदी मुख है, डेल्टा है और पॉकेट बीच है। तो यहाँ पर देखेंगे नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे डेल्टा कहेंगे, नदी मुख कहेंगे, खाड़ी कहेंगे या पॉकेट बीच कहेंगे। अब इसमें आपके लिए है देखिएगा खाड़ी आपकी कौन सी होती है? खाड़ी आपकी वो होती है जहां पर पानी जाकर के रुकता, मतलब पानी जिनमें जागता है उसे खाड़ी का नाम दिया जाता है। आगे नदी मुख है जहां पर नदी का मुख बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ज्वार, नदी मुख, एस्चुअरी सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है जिसमें एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होते हैं और जो दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा मुंह है जहां पर कैसे नदियां आती हैं और उसके बाद में आगे जाकर के उसका मुंह सागर की तरफ खुल जाता है। ये आपके उसकी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 होगा। सिकोन रेलवे सुरंग देखिएगा यहाँ पर आपके पास में सिकोन रेलवे सुरंग जिसकी आधी लंबाई सागर तल के नीचे स्थित है किस देश में स्थित है? बताएंगे सिकोन रेलवे सुरंग जिसकी आधी लंबाई सागर तल के नीचे स्थित है किस देश में स्थित है? आपकी जापान में है, दक्षिण कोरिया में है, उत्तर कोरिया में है और चीन में है। देखिए ये कारनामा कौन कर सकता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं सिकोन रेलवे सुरंग जिसकी आधी लंबाई सागर तल के नीचे स्थित है किस देश में स्थित है? जापान में है, दक्षिण कोरिया में है, उत्तर अमेरिका में है और चीन में। अब ये देखिएगा यहाँ पर आप कौन इसको करने वाला है इस कारनामे को। ठीक है, तो आपके सामने अब देखते हैं इसका आंसर आप क्या देंगे। सिकोन रेलवे सुरंग जिसकी आधी लंबाई सागर तल के नीचे स्थित है किस देश में स्थित है? जापान है, दक्षिण कोरिया है, उत्तरी कोरिया है और चीन है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सिकोन सुरंग की लंबाई 53 किलोमीटर है। ठीक है, या आप देखेंगे यहाँ पर सिकोन सुरंग की लंबाई जो है 53.83 किलोमीटर है। इसमें 23.3 किलोमीटर सुरंग सागर तल के नीचे स्थित है। ठीक है, आगे लेंगे इसमें
निम्नलिखित में से, ये बस जापान में है, ठीक है, निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? मोटोमेक है, कोलोराडो है, मिसिसिपी है और कोलंबिया है। तो यहाँ पर आप देखें निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? मोटोमेक है, कोलोराडो है, मिसिसिपी है और कोलंबिया है। सॉरी निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा रहा है? मोटोमेक है, कोलोराडो है, मिसिसिपी है और कोलंबिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, क्या आप इसका बताएंगे और क्या इसका आंसर आपका रहेगा भी, ठीक है। तो लीजिएगा, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लीजिएगा, अमेरिका की 41% नदियां, देखिएगा अमेरिका की 41% नदियां इस प्रवाह तंत्र से संबंधित हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां आरकानसास, इलिनॉइस, मिसौरी और ओहायो और लाल नदियां हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अमेरिका की 41% नदियां इस प्रवाह तंत्र से संबंधित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां आरकानसास, इलिनॉइस और मिसौरी, ओहायो और लाल नदी होती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्राचीन मनुष्य से। देखिएगा, प्राचीन मनुष्य से संबंधित मिल्टडाउन मन निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? ये आप देखेंगे प्राचीन मनुष्य से संबंधित मिल्टडाउन मन निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? यहाँ पर जर्मनी है आपका, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और फ्रांस है, ठीक है। यहाँ देखें प्राचीन मनुष्य से संबंधित मिल्टडाउन मन निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका फ्रांस है। तो आप यहाँ पर बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राचीन मनुष्य से संबंधित मिल्टडाउन मन निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया है? जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस है। तो ये लीजिएगा इसका राइट आंसर आपका है। यहां लीजिएगा, पहले पढ़ते हैं मानव के शुरुआती जीवाश्म के बारे में अफवाह थी। 1912 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने इस खोज का दावा किया था, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं तेजी के साथ में। आपको यहाँ मैं बहुत तेजी के साथ में 30 क्वेश्चन देने वाला हूं, तो बहुत कम समय में बहुत तेजी से आपके यहाँ पर हो जाएंगे, जो आपके लिए बेहद खास होते हैं। नियामो निम्नलिखित में से किस अमेरिका देश की राजधानी बताएंगे? नियामो निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? अब ये देखेगा, नियामो निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? नाइजर है, बुर्किना फासो है, चाड है, अल्जीरिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नियामो निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? नाइजर है, बुर्किना फासो है, चाड है और अल्जीरिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा और क्या आप बताएंगे? नियामो निम्नलिखित में किस अफ्रीकी देश की राजधानी रहेगा? नाइजर है, बुर्किना फासो है, चाड है, अल्जीरिया है। तो दोस्तों मित्रों साथियों आपके सामने होगा और आपको बताना होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मैं बढ़ता हूं आगे तरफ। नियामो पश्चिम अफ्रीका देश, नाइजर की राजधानी है नियामो। ये आप नियामो देख सकते हैं, नियामो पश्चिम अफ्रीका देश नाइजर की राजधानी है। यह नियामो नदी के किनारे, देखिए इसका नाम भी नियामो नदी भी है और यह नियामो राजधानी का नाम भी है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये अफ्रीका देश के नाइजर की है नियामो, और यहाँ नदी भी है और ये इस नाम से शहर भी है। डेथ वैली, देखिएगा डेथ वैली मोती घाटी, देखिएगा डेथ वैली यानी कि मोती घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित होती है? मेजावे मरुस्थल में है आपका, कोलोराडो मरुस्थल में है आपका, अमगोरोसा मरुस्थल में है और तकलामाकन मरुस्थल में है। तो बताएंगे डेथ वैली निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? मेजावे मरुस्थल में है, कोलोराडो मरुस्थल में है, अमगोरोसा मरुस्थल में है या तकलामाकन मरुस्थल में है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। डेथ वैली में अगर बात करें, डेथ वैली निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? मेजावे मरुस्थल है, कोलोराडो मरुस्थल है, अमगोरोसा मरुस्थल है, तकलामाकन मरुस्थल है। तो देखो इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट्स, मेजावे मरुस्थल अमेरिका के, देखेगा यहाँ पर मेजावे मरुस्थल अमेरिका के कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटाहा और एरिजोना में स्थित है। यह मरुस्थल यहाँ देखेंगे इकाई धाई सैकड़ा हजार 1,24,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखें मेजावे मरुस्थल अमेरिका के कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटाहा और प्रिजोना में स्थित है। यह मरुस्थल 1,24,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? यहाँ पर देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित रहेगा? अमेरिका में, कनाडा में, केन्या में और चीन में। तो यहाँ पर देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? अमेरिका में, कनाडा में, केन्या में और चीन में। तो यहाँ पर आप बताएंगे इसको क्या रखना है? विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? अमेरिका, कनाडा, केन्या और चीन। तो दोस्तों इसको देख सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट अमेरिका के
कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया आपके लिए बहुत ही फेमस यहाँ पर जगह रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित हो गया है। आगे लेते हैं, निम्नलिखित में से देखिएगा, निम्नलिखित में से भूमि अधिस्तरण की सही परिभाषा कौन सी है। अब यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूमि अधिस्तरण की सही परिभाषा कौन सी है। बाढ़ युक्त निक्षेप नदी किनारे की ऊंचाई को ऊपर कर सकते हैं। चैनल निक्षेप के कारण नदी तट की ऊंचाई में उभर आता है। नदी डेल्टा की वृद्धि सागर तक होने की प्रक्रिया है। डेल्टा की भूमि में समय के साथ परिवर्तन दोस्तों यहाँ पर होता रहता है। तो ये आपके सामने है, इसको आपको बताना था। निम्नलिखित में से भू अधिस्तरण की सही परिभाषा कौन सी है। बाढ़ युक्त निक्षेप नदी किनारे की ऊंचाई को ऊपर कर सकते हैं। चैनल निक्षेप के कारण नदी तट की ऊंचाई में उभार आता है। नदी डेल्टा की वृद्धि सागर तक होने की प्रक्रिया डेल्टा की भूमि में समय के साथ परिवर्तन करती है। तो लेंगे आगे, नदी तल में अवसाद। देखिएगा, नदी तल में अवसाद के निक्षेपण के कारण भूमि में उभार आना अधिस्तरण कहलाता है। देखिए, नदी के तल में अवसाद के निक्षेपण के कारण भूमि में उभार आना अधिस्तरण कहलाता है। वर्ष 2021 में देखिएगा, वर्ष 2021 में कनाडा भू सर्वेक्षण विभाग ने किस स्थान पर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव को निश्चित किया था। देखिए, वर्ष 2011 की बात यहाँ पर आपसे कर रहा है, तो इसमें पूछ रहा है आपसे क्या, वर्ष 2001 में कनाडाई भू सर्वेक्षण विभाग ने किस स्थान पर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव निक्षेपित किया था। यहाँ पर बेफिन द्वीप है आपका, बेफिन द्वीप आपका यहाँ होगा, विक्टोरिया द्वीप आपका यहाँ पर होगा, एल्समियर द्वीप यहाँ पर आपका होगा, न्यूफाउंडलैंड इसका यहाँ पर राइट आंसर आपका होता है। वर्ष 2001 में कनाडाई भू सर्वेक्षण विभाग ने किस स्थान पर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव को निश्चित किया है। यहाँ बेफिनिया द्वीप है आपका, विक्टोरिया द्वीप है, एल्समियर द्वीप है आपका, न्यूफाउंडलैंड है। तो दोस्तों ये आपके सामने होगा, इसका आंसर क्या रखेंगे आप, इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और लेते हैं इसका आंसर। यहाँ पर एल्समियर द्वीप, देखिए एल्समियर द्वीप कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह का हिस्सा है। यह है इकाई ढाई सैकड़ा हजार 1,96,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्समियर द्वीप कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह का हिस्सा है। यह 1,96,265 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर एक दूसरे दूरी को मापा है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे इंट्रोस्थनीज इसका राइट आंसर है, यूक्लिड इसका आंसर है, हिप्पारकस है इसका, और यहाँ गैलीलियो इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था। तो यहाँ पर आप देखें, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था। यहाँ पर इराटोस्थनीज है, यूक्लिड, हिप्पारकस है और गैलीलियो है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, अब देखते हैं इसका राइट आंसर। देखिएगा, सबसे पहले दूरी को नापा था वो था आपका गैलीलियो, यूनानी गणितज्ञ थे। सबसे पहले इन्होंने नापा था, यूनानी गणितज्ञ थे। इन्होंने ज्यामिति का पिता भी कहा जाता है, ये ज्यामिति के पिता कहलाए जाते हैं, और इन्होंने ही पृथ्वी की चारों ओर की त्रिज्या को उन्होंने नाप दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। गहन अंतरिक्ष अध्ययन, देखिएगा गहन अंतरिक्ष अध्ययन के लिए उत्तर को बेहतर क्या माना जाए, उत्तरी को बेहतर क्यों माना। गहन अंतरिक्ष अध्ययन के लिए उत्तरी को बेहतर क्यों माना जाता है। देखिए मिल्की वे, आप जो देखते हैं ना आकाश में, जो आप तारे देखते हैं, यानी कि आप जो आकाशगंगा को देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि एक तरफ आपको जो उत्तर की जो भाग है आपका, पूर्व से उत्तर की तरफ जो भाग है, उसमें आपको एक दिशा में तारे बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों कहता है, जो तारे दिखाई देते हैं, मिल्की वे आकाशगंगा केंद्र उत्तर पोल से सीधा दृश्यमान होता है। क्या बात है ऐसी कि यहाँ मिल्की वे आकाशगंगा केंद्र उत्तर पोल से सीधा दृश्यमान होता है। उत्तरी ध्रुव से मिल्की वे आकाशगंगा का केंद्र दूर दृश्यमान होता है, यह भी आपके सामने हो सकता है। उत्तरी ध्रुव वर्ष भर सूर्य से सर्वाधिक दूर रहता है, या पृथ्वी 1.57869 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, यह बात आपकी सही होती है। तो यहां पर आप देखते हैं, यहां पर दो बातें आपके साथ में आती हैं। मिल्की वे के आकाशगंगा केंद्र उत्तर पोल से सीधा दृश्यमान होता है, दूसरा आपके यहां पर आते उत्तरी ध्रुव से मिलकर वे आकाशगंगा का केंद्र दूर
दूर दृश्यमान होता है। तीसरी, उत्तरी ध्रुव वर्ष भर सूर्य से अधिक दूर रहता है। पृथ्वी 1.57869 डिग्री पर झुका हुआ है। तो यहाँ पर आप पाएंगे उत्तरी गोलार्ध में आकाश काफी साफ दिखेगा। उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें आप देखेंगे काफी साफ दिखाई देता है, वह दूर तक दृश्यमान होता है। उत्तरी गोलार्ध में आकाश गंगा का बड़ा हिस्सा दृश्यमान भी है। तो ये आप देखेंगे जो उत्तरी गोलार्ध की तरफ से आपको दिखाई देता है, ये काफी आपका दृश्यमान है और साफ सुथरा भाग होता है, इसलिए इसको यहाँ पर ज्यादा मुख्यता दी गई है। बृहंस के बीच देखेंगे आप, बृहंस के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। देखिएगा आप अगर प्लेटों की बात करें, आपकी प्लेट है, भूमि की प्लेट है, एक प्लेट आपकी इधर से आ रही है, एक प्लेट आपकी इधर से आ रही है और ये इस तरह से उठना शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब उठना शुरू होगा, जब इसे फोर्स लगेगा इस तरह से, तो या तो ये आपकी चोटियां इस तरफ उठनी शुरू हो जाएंगी या इस भाग की तरफ। तो इनसे आपका जब प्लेटों में फोकस लगता है तो इससे क्या होता है, यहाँ पर आपके पर्वतों का निर्माण दोस्तों यहाँ पर हो जाता है। अब ये कौन से की बात करते हैं, बृहंस घाटी। बृहंस घाटी का मतलब है आपका नीचे की तरफ धंस जाना, है ना, जो नीचे धंसता है, ठीक है। अब नीचे धंस जो दबेगा तो उसमें क्या होगा आपका, ये मान लीजिए ऐसे मानिएगा, अब ये वाला भाग अचानक से नीचे धंस गया और ये वाला नीचे धंस गया, पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इन वाले पर्वतों को क्या कहा जाता है, बृहंस के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। ब्लैक पर्वतों का, नवीन पर्वतों का, लेट्यूड पर्वत या फोल्ड पर्वत है। तो यहाँ पर बृहंस के कारण भूमि का कुछ भाग ऊपर उठने के कारण निर्मित होने वाले पर्वतों को ब्लैक पर्वत भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है आपके सामने है, ठीक है। बृहंस के कारण भूमि का कुछ भूभाग ऊपर उठने के कारण निर्मित होने वाले पर्वतों को ब्लैक पर्वत कहा जाता है। आगे लेंगे विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का। देखिए विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राजील द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो आप बताएंगे विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राजील द्वारा उत्पादित किया जाता है। 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, यहाँ पर 3/4 है। विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राजील द्वारा उत्पादित किया जाता है। ब्राजील सबसे ज्यादा गन्ने में अग्रणी है और उसे आगे माना जाता है। तो ये आपके सामने होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे विश्व में कुल गन्ना उत्पादन की अगर बात करते हैं, अगर भारत के अंदर देखा जाए तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना आपका यूपी में होता है, दूसरे नंबर पर एमपी में होता है, ठीक है। अगर यूपी और एमपी की बात करें तो चीनी सबसे ज्यादा आपकी एमएच महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र लिखेंगे यहाँ पर। यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, दूसरे नंबर महाराष्ट्र होता है, लेकिन चीनी जो बनाई जाती है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बनाई जाती है, ठीक है। और यूपी में आपका होता है 60% आपकी चीनी बनती है और 40% आपका यहाँ पर गुड़ बन जाता है, गुड़, ठीक है, गुड़ है। ये साफ कीजिएगा। ये लीजिएगा। तो यहाँ पर 60% आपकी चीनी है यहाँ पर और 40% आपका होता है गुड़, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर चीनी की अगर मात्रा की हम बात करते हैं, यूपी में गन्ना सबसे ज्यादा होता है, चीनी की मात्रा की अगर बात करते हैं वो होती है आपकी महाराष्ट्र में। तो विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का बात अगर करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं तो सबसे ज्यादा जो गन्ना है यहाँ पर ब्राजील में ही होता है, ठीक है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, ठीक है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ब्राजील में प्रति वर्ष यानी 7,39,267 मैट्रिक टन गन्ना उत्पादित किया जाता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश भी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ब्राजील की आप बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आकाशतानीशा किस देश में पाई जाती है। आकाशतानीश किस देश में पाई जाती है, देखेंगे आप, ब्राजील में है, चिली में है, कनाडा में है और पेरू में है। तो आकाशतानीश किस देश में पाई जाती है, ब्राजील में, चिली में, कनाडा में, पेरू में। तो ये आप बताएंगे, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। आकाशतानीश किस देश में पाई जाती है, ब्राजील में, चिली में, कनाडा में और पेरू में है। तो बताइएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर आपके तरफ से आपका क्या होता है। आकाशतानीश किस देश में पाई जाती है, ब्राजील इसका राइट आंसर होता है, चिली होता है और कनाडा या पेरू। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें, कास्तानीशा कनाडा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्लेव क्रेटन में पाई जाती है। आपके सामने होगा, कास्तानीश कनाडा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्लेव क्रेट में पाई जाती है। तो ये आपका यहाँ पर होगा राइट आंसर, इसको आप ये देख सकते हैं, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर, देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है? यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका है, आपका एशिया है, दक्षिण अमेरिका है और अंटार्कटिका है। तो यहाँ पर देखें निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है? तो यहाँ पर देखें उत्तरी अमेरिका है, एशिया है, दक्षिण अमेरिका है या अंटार्कटिका है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आप लगाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका है, एशिया है और दक्षिण अमेरिका है और अंटार्कटिका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका है, एशिया है, दक्षिण अमेरिका है और अंटार्कटिका है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका है अंटार्कटिका महाद्वीप समुद्र तल से औसत ऊंचाई से यहाँ पर 2300 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों ये थी आपकी नॉन स्टॉप क्लास जो आपको बेहद खास रही होगी। 30 क्वेश्चन इसमें मैंने आपको नॉन स्टॉप करा दिए हैं, आपने यहाँ पर सीखा होगा बहुत कुछ। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मेरी क्लास यहाँ पर सुबह 7 बजे करंट की क्लास होती है जो 7:20 तक शुरू हो जाती है। दूसरी मेरी 12 बजे क्लास यहाँ पर होती है इतिहास की, ठीक है, और तीसरी क्लास मेरी यहाँ पर होती है आपकी 3 बजे हिंदी क्लास। ठीक है, तो ये आपकी 3 क्लास मैं यहाँ पर लाइव लेता हूँ, प्रतिदिन शॉर्ट ट्रिक अलग से मिलती है आपको, अलग क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जो साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं 99 17 42 12 93 में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हाई लिख करके भेज सकते हैं अपने नाम के साथ में। और जो साथी ऐसा करेंगे उनको लाइव क्लास शुरू होते ही आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपकी कैसी रही, कैसा लगा आपको, आप बताना ना भूलिएगा। और अगर आप साथी नए हैं तो इसमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन बनाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मैं सचिन कुमार निगम लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं अगली क्लास में अगले अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे विदा। गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।